अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शंस की और मॉडल के स्केल की। ये दो बेसिकली अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रोपोर्शंस और स्केल। स्केल आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट का स्केल होता है और प्रोपोर्शन उस स्केल के अंदर के प्रोपोर्शंस होते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास मॉडल के अंदर दो या तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास दरवाज़ा भी मौजूद है इस वक्त मॉडल में, आप देख सकते हैं, और आपके पास एक विंडो भी मौजूद है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं आपसे कि मेरा जो कैरेक्टर है, जैसे जाहिर सी बात है हम एक घर बना रहे हैं तो यहाँ पे इस घर के अंदर कोई ना कोई तो रहता होगा, या कोई भी कैरेक्टर अगर आप बाद में इसमें इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं। मैंने एक सिलेंडर बनाया और अज्यूम कर लिया कि ये एक मेरा कैरेक्टर है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो साइज होगा, यानी कि इस कैरेक्टर का जो साइज होगा, उससे आप प्रोपोर्शन लॉक करेंगे अपने दरवाजे के, और उसी से आप प्रोपोर्शन लॉक करेंगे अपनी विंडो से। ठीक है, जैसे ये विंडो है, अब मुझे लगता है कि ये विंडो, मेरा ख्याल है कि ये विंडो इस दरवाजे से बड़ी है, या इस कैरेक्टर के हिसाब से विंडो बड़ी है, लेकिन विंडो छोटी या बड़ी हो सकती है। स्टाइल भी होते हैं, बहुत सारी विंडोज़ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ ऐसी विंडोज़ होती हैं। लेकिन अगर मैं ये आपसे बात करूं कि ये अगर मेरा कैरेक्टर है और इसके साथ जो रखा हुआ ये जो एक बर्तन है जिससे हम पानी देते हैं, अगर ये बर्तन इस कैरेक्टर के साइज से काफ़ी बड़ा होगा तो ये बहुत बुरा लगेगा। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये बात करें कि अगर एक कैरेक्टर है और उसके साथ में अगर 5 फीट की कोई ब्रिक रख दूं, कोई ईंट रख दूं, तो वो एक अजीब सा एबनॉर्मल सा कोई स्केल लगेगा कि ईंट इतनी बड़ी है और कैरेक्टर इतना छोटा है। क्योंकि यूजुअली ईंटों के जो साइज होते हैं वो 6/8 इंच के होते हैं, या मैक्सिमम 8/10 इंच का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने प्रोपोर्शंस देखने होते हैं। एक और हम मिसाल ले सकते हैं कि अगर एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर को मैं अगर एसी के आउटर के साथ रखता हूँ, तो ये जो एसी का हमारा आउटर है ये बहुत एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमने एसी का आउटर बनाया था वो हमारे टॉप पे लगा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा मूव कर लें और हम देख लें कि ये हमारे कैरेक्टर से कितना स्केल पे आ रहा है, तो ये हमारा कैरेक्टर है जो हमने एक अज्यूम किया हुआ है सिलेंडर को। ठीक है, और ये हमारा वो एसी का आउटर है जो कि ये लगा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्केल जो है इसका, या प्रोपोर्शन जो हम कहेंगे, प्रोपोर्शन बेहतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैरेक्टर मेरा इतना है और एसी का जो मेरा आउटर है वो इतना होगा। ठीक है, तो ये एबनॉर्मलिटी में आ जाएगा, ये प्रोपोर्शंस आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो कहीं कहीं पे, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज अपना कोई भी सीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर तो चल जाते हैं कि ठीक है आपने एक स्टाइलाइज सीन बनाया और आपने कोई अपनी सोच से कुछ डिफरेंट आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रोपोर्शंस जो हैं वो तो वैसे ही रहेंगे कि हाँ, अनटिल अनलेस आपके सीन में कोई कैरेक्टर जाइंट्स ना हो या कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टाइनी ना हो, तो उस हवाले से तो प्रोपोर्शंस आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीन एक नॉर्मल नेचुरल सीन पर बेस करता है तो उसमें आपके जो प्रोपोर्शंस होंगे वो रियल वर्ल्ड के ही प्रोपोर्शंस होंगे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूँ। छोटा सा सीन क्रिएट किया है प्रोपोर्शंस को समझने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरा एक कैरेक्टर अगर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कैरेक्टर का स्केल अगर मैं इस कैरेक्टर का स्केल इतना कर दूं, तो क्या ये आपको ठीक लग रहा है? हरगिज नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे इस कैरेक्टर के पीछे जो वॉल है वो ब्रिक वॉल है, और ब्रिक्स का साइज कभी भी इतना नहीं होता। या तो ये ब्रिक्स का साइज ओवर साइज हुआ हुआ है, या तो कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही छोटा हमने कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोपोर्शंस होते हैं। रियल वर्ल्ड के हिसाब से हमें देखने होते हैं कि हमारी जो ब्रिक साइज है वो रियल वर्ल्ड में कितने साइज की थी, यानी कि कितने उसका उसका डायग्राम क्या था, एक्चुअल उसकी डायग्राम क्या थी, हाइट विथ और जो भी आप उसकी थिकनेस कहेंगे या डेप्थ कहेंगे। तो हमें वो प्रोपोर्शंस लेने होते हैं कि अगर एक कैरेक्टर मेरा 6 फीट का है तो मुझे उसके हिसाब से अपनी ब्रिक्स को भी स्केल करना होगा। तो ये बेसिकली एक आसान लफ्ज़ों में मैं प्रोपोर्शंस आपको बता सकता हूँ उस तरह से। तो हमें अपने 3D मॉडल में भी देखना होता है कि हमारा जो 3D मॉडल है ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोपोर्शन आउट हो जाए। लेकिन क्योंकि हम ब्लूप्रिंट या रेफरेंस इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमें प्रोपोर्शंस ऑलरेडी सेट हुए हुए मिलते हैं, लेकिन सम टाइम आपको ब्लॉक करते हुए या मॉडल करते हुए प्रोपोर्शंस आउट हो भी जाते हैं। तो हमें बस वो रीचेक करने होते हैं ताकि हम अपने मॉडल की जब रिफाइनिंग कर रहे हो या जब हम उसकी हम फाइनल स्टेजेस पे जा रहे हो
तो उस वक्त हमें ये सरप्राइज ना मिले कि हमारे मॉडल के प्रोपोर्शंस आउट हैं, तो हमें फिर उस स्टेप से वापस आने में हमारा जो टाइम होता है या जो हमारी मेहनत लगी हुई होती है उस पर काम करने की, वो हमारा सारा ज़ाया हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि पहले प्रोपोर्शंस वगैरह हम सारे इसके सेट कर लें, देन उसके बाद फिर हम आगे इसके ऊपर कुछ काम कर सकें। ठीक है, तो हमारे जो प्रोपोर्शंस हैं, अगर हम अभी देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोपोर्शंस हैं वो ठीक हैं या नहीं है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव के एंगल से बात करता हूँ तो मेरा जो ये डोर है, अगर मैं इमेज को देखता हूँ और मैं अपने मॉडल को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डोर जो है वो वाइड, डोर मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा वाइड हुआ हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा लेस कर दूंगा, इसकी विड्थ को लेस करूंगा और थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसी तरह से जो मेरा एसी लगा हुआ है, एसी का आउटर है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी जो डेप्थ है वो भी थोड़ी एक्यूरेट कर लूँ। और इसी तरह से विंडोज़ हैं। ठीक है, ये तो हम जब विंडो बना भी रहे होंगे तो हम ये सब इसमें हम मज़ीद इसमें काम कर लेंगे। इसी तरह से ये वाला पार्ट है जो ऊपर की विंडो है। ठीक है, हमने इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है, लेकिन इसका क्योंकि साइज ऊपर से एक ट्रायंगल रखा हुआ है बॉक्स के साथ, तो हम वो भी देखेंगे कि हम किस तरह से वो अचीव कर सकते हैं साइज या उसका जो शेप है। ठीक है, टॉरस है, ये हमने भी इसके ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि हम किस तरह से इनके ऑप्शंस जो है वो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इसके इनपुट्स में ऐड होती चली जाएंगी उतनी ही आपकी फ़ाइल ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हैवी हो जाए या वो आगे क्रैश कर जाए माया। तो अभी तक तो फ़िलहाल हम इसके प्रोपोर्शंस में ठीक जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इमेज देखते हुए कि थोड़ी सी हम इसकी हाउस की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा दें या हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दें, लेकिन फॉर नाउ इट्स ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सट्रूड और बेवल्स क्या होते हैं। और क्योंकि वो भी एक कि वो मॉडलिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बगैर तो डेफिनेटली मॉडलिंग हो ही नहीं सकती। तो आइए चलें पढ़ते हैं एक्सट्रूड एंड बेवल्स को। आज का हमारा लेसन होगा एक्सट्रूड और बेवल्स के ऊपर। आइए देखते हैं कि एक्सट्रूड क्या होते हैं और बेवल से हम किस तरह काम कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपनी माया के अंदर एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें एक्सट्रूड और माया के ऑप्शंस को समझने में मदद हो सके। मैं कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो एक्सट्रूड क्या होता है कि किसी भी पॉलीगॉन प्रिमिटिव के अंदर अगर हमने कोई पॉलीगॉन ऐड करना होता है तो हम एक्सट्रूड को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सट्रूड और बेवल्स कंपोनेंट मोड के एडिटर होते हैं। ठीक है, यानी कि हम उन्हें कंपोनेंट मोड में यूज करते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे यूज कर लें तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर देता है एज अ न्यू फेस या न्यू ज्योमेट्री, जिससे आपका वो ऑब्जेक्ट खराब हो सकता है। क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये जो स्टेटस बार है, जो मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, ये जो टूल बार है हमारे पास, यहाँ से आपको मॉडलिंग में सेलेक्ट करना लाजमी है। यानी कि यहाँ से आपके पास मॉडलिंग की बार सेलेक्ट होनी चाहिए। एक्सट्रूड करने के लिए आपके पास जो मेन टूल बार है, इसके नीचे जो स्टेटस लाइन है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ मॉडलिंग सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर किसी के पास रिगिंग या एनिमेशन सेलेक्ट हुआ हुआ होगा तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड के ऑप्शंस पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपकी जो टूल बार है वो मॉडलिंग की एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से एडिट मैश पे जाते हैं, इसको आप टेयर ऑफ कर लें। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ एक्सट्रूड का एक ऑप्शन आ रहा है जिसके आगे उसकी शॉर्ट की मेंशन है कंट्रोल ई। तो क्यूब का कोई भी फेस सेलेक्ट कर लें, सिंपल एक्सट्रूड को क्लिक कर लें। जैसे ही आप एक्सट्रूड क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन पे तीन चीजें अपडेट होंगी। सबसे पहले तो वो फेस जिसको आपने सेलेक्ट करके एक्सट्रूड किया है, उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर शो हो जाएगा।
देन एक्सट्रूड के दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। एक तो एक्सट्रूड की वो विंडो छोटी सी अपेयर हो जाएगी, और चैनल बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्सट्रूड के डिटेल कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसको एक्सट्रूड अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि जो मेरा पॉलीगॉन है जिसके ऊपर मैंने एक्सट्रूड अप्लाई किया वो सिलेक्शन में आ जाएगा, और उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर आ जाएगा। अगर मैं इस मैनिपुलेटर को मूव करता हूं तो देखिए हमारे पास एक नया फेस क्रिएट हो चुका है। इस मैनिपुलेटर के अंदर आपके पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर हमें इसको स्केल करना है तो आप देखेंगे कि इस मूव टूल के ऊपर एक स्केल का ऑप्शन आ रहा है, या स्केल का मैनिपुलेटर छोटा सा बना हुआ आ रहा है जो हेड है इसका। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा स्केल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अपनी डायरेक्शंस में मजीद जिसमें भी मैं स्केल करना चाह रहा हूँ, एक्स में कर लें या आप जी में कर लें इसको। ओके, इसके बाद जो ये रिंग बना हुआ है, सर्किल जो बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा रोटेशन का मैनिपुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा, और मैं अपने उस एक्सट्रूडेड फेस को मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रूड आप मल्टीपल फेसेस को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। एक्सट्रूड करते हैं इसको, हमने इसको एक्सट्रूड किया तो आप देखेंगे कि ये मजीद एक्सट्रूड होता जा रहा है, या हम इसको जब भी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन के हिसाब से एक्सट्रूड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं इस विंडो की जो कि एक्सट्रूड करने के बाद अपेयर होती है। इस विंडो के अंदर कुछ मेन ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ विजिबल हो रहे हैं। बाकी डिटेल ऑप्शन आप चैनल बॉक्स से जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी रोटेशन मौजूद है, स्केलिंग मौजूद है और ट्रांसलेशन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड की विंडो की इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसका थिकनेस का। थिकनेस को अगर मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर थोड़ी वैल्यू मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। कुछ मल्टीपल फेसेस एक्सट्रूड करते हैं, सिलेक्शन ले लें, देन एक्सट्रूड। अब देखें कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है थिकनेस का। अगर मैं इस थिकनेस को सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो ये उस नए फेस की जो थिकनेस होगी ओल्ड फेस के साथ, उसकी थिकनेस को हम इसको बता रहे हैं कि हमें इतनी थिकनेस का फेस चाहिए या हमें इतनी थिकनेस रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो लोकल ट्रांसलेट है वो ऑटोमेटिकली अपनी यहाँ पे जो ट्रांसलेट जेड है, अगर इस फेस की डायमेंशन वाई पे होगी तो ये वाई पे ट्रांसलेशन की वैल्यू देगा, अगर जी पे होगी तो ये जी की वैल्यू देगा। इसी तरह से ऑफसेट, ऑफसेट ये करेगा कि उन फेसेस के स्केल को ऑफसेट करेगा। डिविजन्स, फेसेस के इन बिटवीन डिविजन्स ऐड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास कीप फेस टुगेदर। कीप फेस टुगेदर का मेन काम क्या है? कीप फेस टुगेदर का काम ये है कि अगर हमने मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड किया है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो है वो ऑन हुआ हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑप्शन बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि ये ऑप्शन क्या काम कर रहा है। मल्टीपल फेसेस को अटैच रखता है ये कीप फेस टुगेदर ऑन करने से, और मल्टीपल फेसेस को सेपरेट कर देगा कीप फेस टुगेदर ऑफ करने से। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसका कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दूंगा तो जब ये एक्सट्रूड कर रहा है तो हर फेसेस को सेपरेटली एक्सट्रूड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस सिलेंडर को सेलेक्ट करते हैं और इसके फेसेस को मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा, मैंने इसको पहले भले ट्रांसलेट कर दिया हो या मैंने इसको स्केल कर दिया हो या रोटेट कर दिया हो, उसके बाद अगर मैं कीप फेस टुगेदर ऑफ करता हूँ तो ये उसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए अपने फेसेस को सेपरेट कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कीप फेस टुगेदर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि खाली एक्सट्रूजन जो है वो फेसेस पे चलती हो, एक्सट्रूजन आप एजेस के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा प्लानर है, अगर मैं इसके एज मोड पे जाता हूँ और मैं कुछ एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसके बॉर्डर एज लाइन सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो आप देखेंगे कि सेम ऑप्शंस, सेम चीज़ें एज के ऊपर भी
काम करती हैं। आप इसी तरह से अपने ऑप्शंस को इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो एज मोड हो चाहे वो फेस मोड हो। ठीक है। और सेम चीज आप कर सकते हैं, आप अपने वर्टेक्स मोड में भी जाके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इस वर्टेक्स को एक्सट्रूड करना चाहता हूं, तो मैंने वो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जब मैं एक्सट्रूड करता हूं तो वो वर्टेक्स भी एक्सट्रूड हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल वर्टेक्सेस में एक्सट्रूड कर सकता हूं। ठीक है। ओके, सो बेवल्स की तरफ देखते हैं। एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक क्यूब है। आइए देखते हैं कि बेवल्स को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बेवल का पर्पस क्या होता है कि किसी भी ऐसी सरफेस को जो कि बिल्कुल हार्ड एज पे क्रिएट हुई हुई हो, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो एक हार्ड शेप में शो हो रहे हैं इस वक्त। अगर मुझे इसको राउंड करना है, इसकी सरफेस को या इसके एज को, तो मुझे बेवल यूज करना होगा। बेवल यूज करने के लिए आप उस पर्टिकुलर एज को सेलेक्ट कर लें, और एडिट मैश के अंदर ही आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे बेवल लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको सिंपल क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बेवल अप्लाई किया है, तो बेवल के अप्लाई करने के बाद वो जो एक सिंगल एज था, वो डिवाइड होके वो डिवाइड होके दो एजेस में कन्वर्ट हो चुका है। और आपके सामने अगेन वही एक छोटी सी विंडो पेयर हो जाएगी, जिसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके सामने बेवल्स के। अगर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो फ्रैक्शन से क्या होता है कि उन दो एजेस के बिटवीन में जो भी डिस्टेंस होगा वो आप मेंटेन कर सकते हैं, कि कितना आपको रखना है वो आप देख लें। कि आपने बहुत ज़्यादा स्मूथ करना है ऑब्जेक्ट, तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना होगा। अगर आपने स्मूथनेस कम रखनी है तो आपको डिस्टेंस भी कम रखना होगा। ठीक है। मैनुअली आप अपनी एक वैल्यू उसमें इनपुट कर दें। देन उसके बाद सेगमेंट है। सेगमेंट उन दो एजेस के इन बिटवीन मजीद पॉलीगॉन्स ऐड करेगा, जिससे वो मजीद स्मूथ होते चले जाएंगे। जितने ज्यादा सेगमेंट आप डालेंगे उतना ही स्मूथ वो कॉर्नर आपको नजर आएगा। ठीक है। देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे बाय मिस्टेकनली एक्सट्रूड करते हुए या बेवल करते हुए वो जो ऑप्शंस हैं वो डिसअपेयर हो जाएं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। आप देखेंगे कि आपके चैनल बॉक्स के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो आपके इनपुट में आ जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इस पे एक बेवल हुआ हुआ है, और मैंने इसके नीचे वाले फेस के ऊपर सेलेक्ट करके एक एक्सट्रूड मैंने लगा दिया, तो एक्सट्रूड लगाने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ, और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगेन चैनल बॉक्स में जाके देखूंगा, तो मेरे इनपुट में मेरी एक्सट्रूड की नोड भी लगी हुई आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिकॉल ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे बेवल को चेंज करना है, तो मैं बेवल को क्लिक करूंगा और सिंपल टी प्रेस कर दूंगा। टी माया के अंदर मैनिपुलेटर कॉल करने का शॉर्टकट है, यानी कि वो मैनिपुलेटर जो आपने अगर एक्सट्रूड किया हुआ है या बेवल किया हुआ है, तो उसके ऑप्शंस को रिकॉल कर देगा। आपने उस कमांड को सिंपल क्लिक करना है और टी प्रेस कर देना है, तो आपका जो ऑप्शन जो विंडो थी वो रीअपेयर हो जाएगी, और वहां से आप अगेन इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसका फ्रैक्शन कम कर देता हूँ। ठीक है। और इसके सेगमेंट शेयर देते हैं। बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 1 पे आती है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं डेप्थ को डिक्रीज करता हूँ, तो आप देखिएगा कि इसको डिक्रीज करने से क्या होगा कि जो मेरे एज की डायरेक्शन थी उसके इनवर्ट डायरेक्शन में ये डेप्थ क्रिएट कर देगा। ठीक है। इसके बाद हम शैम्फर की बात करते हैं। शैम्फर ऑन है तो इसलिए इसकी जो कर्वेचर है वो बड़ी स्मूथ बनी हुई है। अगर मैं शैम्फर ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि इसकी जो कर्वेचर है वो खत्म हो जाएगी, और इसके अराउंड में कुछ एजेस लगे हुए आ जाएंगे। शैम्फर का जो ऑप्शन है ये आपको ज्यादा मदद देगा रेंडर टाइम के ऊपर। अगर आप रेंडर पे इसको स्मूथ कर रहे हैं,
तो आपको ज़्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। हम इसकी मज़ीद बात करेंगे अपने रेंडरिंग सेक्शन के अंदर। फिलहाल हम शैम्फर को ऑन करके हम काम करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकें। ओके, सो बेवल को हम एज के अलावा फेसेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक क्यूब क्रिएट कर लेना है अगेन, और इस क्यूब को हम थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ कर लेंगे ताकि बेहतर अंदाज़ा हो सके। अगर हम फेस की बात करते हैं बेवल करने की, तो फेस को सिलेक्ट करके जैसे ही हम बेवल करेंगे तो वो अल्टीमेटली उसके जितने भी एजेस होंगे उन सबको ही वो सेलेक्ट करके बेवल करेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा एजेस को बेवल करना है तो आप उन तमाम एजेस को सेलेक्ट कर लें जिनको आप बेवल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप बेवल पे क्लिक करें तो वो तमाम के तमाम एजेस को एक साथ एक वक्त में भी बेवल कर देगा। उसके बाद आप जितने भी उसके अंदर ऑप्शंस आप देखना चाहें या आप उसको स्मूथ करना चाहें, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी स्मूथनेस चाह रहे हैं उस पूरे ऑब्जेक्ट की। सो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सट्रूजन्स और बेवल्स का। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कॉर्ड ड्रॉ टूल क्या होता है, और उसके बाद हम अपनी मॉडलिंग की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि ये तमाम टूल्स हम किस तरह से अपनी मॉडलिंग में यूज करते हैं और उनका सही इस्तेमाल क्या होता है। इस लेसन में हम बात करेंगे कॉर्ड ड्रॉ टूल की, और कॉर्ड ड्रॉ टूल को एक्सप्लोर करने के लिए हम सबसे पहले चंद प्रिमिटिव ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड ड्रॉ टूल को जानने से पहले हमें मॉडलिंग टूल किट को एक ओवरव्यू करना होगा। आप अपने राइट टॉप पे देखेंगे जहाँ पे आपके पास चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर के टूगल स्विचेस हैं। वहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास एक मॉडलिंग टूल किट का शो और हाइट का टूगल स्विच है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉडलिंग टूल किट इनेबल हो जाएगी। इस टूल किट के अंदर मोर और लेस आपके पास वही तमाम ऑप्शंस हैं जो कि हमने मॉडलिंग के अंदर एडिट मैश से बेवल किया था या हमने एक्सट्रूड किया था। और इसके अलावा भी चंद एक ऑप्शन है जिनको हमें देखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चंद एक ऐसे ऑप्शन है जिसको अभी हम समझ लेते हैं, बाकियों को हम अपनी प्रोग्रेस के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कैमरा बेस्ड सिलेक्शन की, सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हुई हुई है, ये क्या काम करता है कि अगर मैं अपने कंपोनेंट मोड में किसी भी मोड पे हूँ, वर्टेक्स फेस या एज मोड पे, तो अगर मैं कंपोनेंट मोड पे आगे सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये सिलेक्शन क्या करेगी, कैमरा बेस्ड सिलेक्शन ऑफ है तो ये जितने भी सिलेक्शन के अंदर फेसेस आएंगे, चाहे वो कैमरे के फ्रंट पे हों या कैमरे की बैक पर हों, वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऑफ से ऑन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि जो कैमरे में फेसेस नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेगा, बाकियों को वो ड्रॉप कर देगा। ये आपकी कैमरा बेस्ड सिलेक्शन है। सिमेट्री ज़्यादातर मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल होती है तो हम इसको मॉडलिंग के टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी जितने भी ऊपर ऑप्शन हैं उनको भी हम मॉडलिंग के टाइम पे ही एक्सप्लोर करेंगे। नीचे अगर आप मैश पर आ जाएं डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपके पास कंबाइंड, सेपरेट और स्मूथ और बोलियन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैं कंबाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये दो डिफरेंट पॉलीगॉन प्रिमिटिव एक में कंबाइन हो जाएंगे, और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके सेपरेट करता हूँ तो ये वापस से सेपरेट हो जाएंगे। इनका मेन पर्पस यही होता है कि अगर हमने कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं या हमने कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और उनको हमने सिंगल ज्योमेट्री बनाना है, तो हम उनको फॉर टाइम बीइंग कंबाइन कर देते हैं। इसके कंबाइन करने से ये फेसेस आपस में कंबाइन नहीं हो रहे या मर्ज नहीं हो रहे, ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर रहा है। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो देखिएगा कि वो जो फेसेस मैंने या वो जो पॉलीगॉन मैंने इस पॉलीगॉन के साथ कंबाइन किया था वो अगेन सेपरेट हो चुका होगा। इसके बाद स्मूथ का जो ऑप्शन है, स्मूथ की जो लॉजिक है वो क्या है कि अभी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है ये मुझे व्यू पोर्ट पे जो नज़र आ रहा है वो ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको रेंडर करके देखना चाहूँगा तो इसके अंदर आप जो देख रहे हैं, जो जैकेटनेस नज़र आ रही है
ये जैगिडनेस नज़र आएगी। तो रेंडर में जैगिडनेस उमूमन तो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अगर मुझे इस जैगिडनेस को ख़त्म करना है तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना पड़ता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ करूँगा तो देखिएगा ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा जैगिडनेस आ रही है, तो इस जैगिडनेस को ख़त्म करने के लिए मुझे इसके डिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा मैं डिविजन्स बढ़ाऊंगा उतना ही ऑब्जेक्ट मेरा स्मूथ नज़र आएगा और रेंडर में ओके नज़र आएगा ये। इस स्मूथ के बारे में जो हम प्रॉपर लर्निंग करेंगे वो भी हम रेंडर टाइम पर ही करेंगे, ताकि आपको इस ऑप्शन के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है वो है बोलियन। अगर हम बोलियन को स्टेटस बार के अंदर से, जो कि मॉडलिंग हमारे पास सेलेक्ट है, और यहाँ से मैश में जाके बोलियन से जाके देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि बोलियन के 3 मेन ऑप्शन होते हैं। पहला यूनियन है, सेकंड डिफरेंस है और थर्ड इंटरसेक्शन है। यहाँ पे आपको इसके आइकन से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि यूनियन क्या काम करता है। बूलियन ज़्यादातर ऐसे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है जो कि आपस में दो ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट हो रहे हो। मैं अगर इसको यूनियन करता हूँ तो ये मैश को कंबाइन कर देगा। लेकिन कंबाइन करने के बाद अगर आप देखेंगे मैश के अंदर जाके, तो जो फेसेस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो कट कर देगा, और जो बाहर के जो फेसेस होंगे सिर्फ वो फेस आपको नज़र आ जाएंगे। अंडू करते हैं। ठीक है, हमारे पास सिलेंडर वापस से सेपरेट हो चुका है अंडू करने से। अब डिफरेंस क्या करेगा, मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, डिफरेंस क्लिक करता हूँ, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बाद इंटरसेक्शन में जो ऑब्जेक्ट रह जाएगा वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बेसिकली ये जो बोलियन काम करता है, बोलियन सिलेक्शन बेस्ड काम करता है। लेट्स से कि अगर मुझे जो ऑब्जेक्ट कीप करना है वो मैं अपना पहले सेलेक्ट करूँगा, और जिसके ऊपर मुझे वो बोलियन अप्लाई करना है, या जिस ऑब्जेक्ट के इंटरसेक्शन पे मुझे वो बोलियन अप्लाई करना है, मुझे वो ऑब्जेक्ट बाद में सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैंने पहले अपना सिलेंडर सेलेक्ट किया है, सेकेंडली मैंने अपना क्यूब सेलेक्ट किया है। उसके बाद जब मैं इसको डिफरेंस करूंगा तो ये डिफरेंस जो मुझे मिलेगा ये मेरे क्यूब का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्यूब मेरा इस सिलेंडर के अंदर जितना ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा होगा वो ये डिफरेंस क्रिएट करके मुझे दे देगा। लेट्स से कि अगर मैं अपने इस क्यूब को थोड़ा और स्केल अप कर लेता हूँ, सेंटर पिवट कर लेते हैं उसको, स्केल अप। अब मैं अगर इसको बोलियन करता हूँ डिफरेंस में तो आप देखिएगा ये बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन किस तरह से काम करता है। मैंने सबसे पहले अपने सिलेंडर को सिलेक्ट किया, देन मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, अब मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, इन दोनों को आपस में, जितना भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन हो रही होगी, सिर्फ उस इंटरेक्शन वाले पार्ट को रखेगा, और बाकी जितना भी आपके पास पॉलीगॉन है उस सबको इरेज कर देगा। अब हम करेंगे ये कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इनको डिफरेंस करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, नया पॉलीगॉन क्रिएट हो चुका है, कोई मैकेनिकल पार्ट फील हो रहा है ये। तो बोलियन ज़्यादातर ऐसे ऑब्जेक्ट्स में काम आता है जो थोड़े मैकेनिकल पार्ट्स की शक्ल में हो, या आपको कोई ऐसा शेप क्रिएट करना है जो कि आप पॉलीगॉन से नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो समटाइम आपको बोलियन से वो ज़्यादा इजी वे में अचीव हो जाता है। अगेन कंपोनेंट के अंदर आपको एक्सट्रूड नज़र आएगा और बेवल नज़र आएगा, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ब्रिज क्या काम करता है, अगर मेरे पास किसी पॉलीगॉन के अंदर कोई एक फेस या दो फेस डिलीट हैं, तो हम इन दो फेसेस को ब्रिज करके क्लोज कर सकते हैं। आपने जस्ट सेलेक्ट करने हैं एजेस को, दो एजेस आप सेलेक्ट कर लें और ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो वो उन दोनों के बीच में एक नया पॉलीगॉन क्रिएट कर देगा। देन आप उसको डिविजन्स भी आप उसके ऐड कर सकते हैं, आप उसको टेपर कर सकते हैं थोड़ा सा। सिंपल ऐड डिविजन्स
आपके जो भी पॉलीगॉन होंगे उसके बिल्कुल सेंटर में वो डिविजन्स ऐड कर देगा, बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूट करेगा एजेस को। अगेन आप इसको अप्लाई कर दें तो वो इवन डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा और इसी तरीके से वो उसके अंदर पॉलीगॉन ऐड करता रहेगा। या तो आप बार बार ऐड डिवीजन करें, या तो ऐड डिवीजन की जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर आप उसको डिवीजन डायरेक्टली बता दें कि मुझे इतने डिवीजन इसमें ऐड कर दे। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉर्ड ड्रॉ टूल की। ओके, सो कॉर्ड ड्रॉ टूल, जैसे ही आप कॉर्ड ड्रॉ टूल सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक कंपोनेंट मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी कि आप उसके फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसके एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके वर्टिसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका मल्टी कंपोनेंट मोड कहलाता है। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे जो आपके पास मॉडलिंग टूल किट है उसके ऊपर सबसे टॉप पे आपके पास मल्टी कंपोनेंट क्लिक हो चुका है, यानी कि वो ऑप्शन इनेबल हो चुका है। कॉर्ड ड्रॉ टूल बेसिकली क्या काम करता है, हमें समटाइम अपने पॉलीगॉन्स के ऊपर अपने कुछ ऑपरेशंस रिपीट करने पड़ते हैं, जिसमें ऐड लूप है, रिमूव लूप है, रिलैक्स है या डिविजन्स हैं। तो उसके लिए हमें बार बार अपने कुछ ऑप्शंस को ब्राउज करके यूज़ करना पड़ता है। कॉर्ड ड्रॉ टूल के थ्रू आप बहुत फ्रिक्वेंटली एजेस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जब आप कॉर्ड ड्रॉ टूल यूज़ करते हुए अपने कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और अपने कर्सर को कहीं पर भी आप होवर करते रहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ लूप्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। इन लूप्स के नज़र आने का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपने कर्सर को कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे एज लूप ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एज लूप ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने अपने एडिड एज लूप को डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो वो आपको रिमूव करने का ऑप्शन भी दे देगा। आप लूप रिमूव कर सकते हैं अपने। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल प्रेस रखेंगे और अपने मिडिल क्लिक को प्रेस कर देंगे तो वो जो लूप ऐड करेगा वो एक फेस के बिल्कुल सेंटर में 50-50% के दो फेस क्रिएट कर देगा। जहाँ जहाँ आप क्लिक करते चलेंगे वहाँ वहाँ पे वो उसको फेस को इवनली डिवाइड करना शुरू कर देगा। अगेन इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है एक्सट्रूड का टूल, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप एक्सट्रूड यहाँ से इस्तेमाल कर लें डायरेक्ट जो आपकी मॉडलिंग टूल किट में है, या तो फिर आप कॉर्ड ड्रॉ टूल में आके आप एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूड को यूज़ करने का तरीका ये है कॉर्ड ड्रॉ टूल के थ्रू कि आपने जस्ट अपना टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपके पास कर्सर के नीचे एक टिप लिखी हुई आ रही होगी जिसमें एक्सट्रूड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपने जैसे ही टैब प्रेस किया तो आपका वो कॉर्ड ड्रॉ टूल आपके उस फेस को या आपके उस एज को एक्सट्रूड कर देगा। जैसे ही आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वो एक्सट्रूड करना शुरू कर देगा वर्टेक्स फेस के अंदर। इवन आप वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर लें, जैसे ही आप अपने कर्सर किसी भी फेस या वर्टेक्स को लेकर आएंगे तो उसकी सिलेक्शन आने लग जाएगी आपके सामने। इसका मतलब ये है कि आप उसकी सिलेक्शन लेके उसको ड्रैग करेंगे तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बार बार वर्टेक्स मोड पे जाने की नीड नहीं है, बार बार एजिस मोड पे जाने की नीड नहीं है। आप जस्ट अपना कॉर्ड ड्रॉ टूल एक्टिवेट करें और वहाँ से आप अपने मल्टी कंपोनेंट के थ्रू किसी भी अपने कंपोनेंट को यानी कि वर्टेक्स को या एज को या फेस को सिलेक्ट करके आप उसको मूव कर सकते हैं। आप इवन रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए आपको जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है तो आपके पास रिलैक्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने वर्टिसेस को या आप अपने एजेस को इजीली रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे एजेस ऐड हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए मैं सिंपल शिफ्ट प्रेस करूंगा और माउस को एज अ ब्रश यूज़ करते हुए मैं अपने मैश को रिलैक्स करना शुरू कर दूंगा। तो ये थे हमारे कॉर्ड ड्रॉ टूल के कुछ बेसिक ऑप्शंस जिनको हम आगे यूज़ करेंगे अपने मॉडलिंग के सेक्शन में और फर्दर कॉर्ड ड्रॉ को एक्सप्लोर करेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में। तो चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। इसका टॉपिक होगा क्रिएटिंग अ विंडो। इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने मॉडल को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉकिंग करने के बाद आपके लिए आसानी हो जाती है मॉडल को ट्वीक करने में या उसको फाइनलाइज करने में। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो मॉडल है वो उसका प्रोपोर्शन या उसका स्केल क्या होगा, जो हमने पहले भी बात की थी प्रोपोर्शन के हवाले से। कुछ भी बनाने से पहले या कुछ भी मॉडल करने से पहले आपको जस्ट ये देखना पड़ता है कि जो शेप आप मॉडल करना चाह रहे हैं उसका सिमिलर पॉलीगॉन प्रिमिटिव कौन सा हो सकता है। ठीक है, हमने ब्लॉकिंग में यही किया था कि जो सिमिलर पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स थे हमने उनको प्लेस कर दिया था रेफरेंस इमेज को देखते हुए। अब हम अब हम वही पॉलीगॉन प्रिमिटिव ले लेंगे, ठीक है, जो हमने ब्लॉकिंग में उसको प्लेस किया था, और उसी के ऊपर डिटेलिंग और स्केलिंग वगैरह करके हम अपनी विंडो को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले या उसको मॉडल करने से पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है कि उसके शेप डायनामिक्स क्या है। मिसाल के तौर पर ये जो विंडो हमारे पास हमने लेआउट में रखी हुई है और जो विंडो रेफरेंस इमेज के अंदर है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो इनके इन बिटवीन शेप्स का है। यानी कि जो विंडो एक्चुअल है रेफरेंस में उसमें शेप मॉडिफिकेशन हुई हुई है जो कि हम अपने पॉलीगॉन प्रिमिटिव में ऐड करेंगे, जिसको मॉडलिंग कहते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो ये है कि मैं मॉडलिंग के बारे में आपको बताता चलूं कि मॉडलिंग टेक्निक है जो कि ऑब्जर्वेशन से भी आती है और यूज कर करके भी आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। तो आपने जस्ट ये देखना होता है कि आपका जो पॉलीगॉन प्रिमिटिव है उसके अंदर या आपकी जो सोर्स इमेज है अ, उसके अंदर कितने पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। तो समझाने के लिए मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ बताता हूँ कि हम किस तरह से देखते हैं अपने मॉडल को। ठीक है, अगर मेरा पॉलीगॉन होता सेम, तो मैं इसके अंदर किस तरह से डिविजन्स करूंगा। सबसे पहला डिवीजन मेरा ये आ गया एक, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे एक स्लाइस ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ये जो दो फेसेस आप देख रहे हैं जो कि अंदर की तरफ को मूव हुए हुए हैं, जिसको हम एक्सट्रूड से निकालेंगे, ये हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक बेसिक शेप एटलीस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम करेंगे ये मॉडलिंग टूलकिट से जाके कॉर्ड ड्रॉ पे जाएंगे और कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो हमारा एज लूप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक कर देंगे, ठीक है, और आपके पास आपकी जो पॉलीगॉन प्रिमिटिव है वो दो पीसेस में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, हमने जस्ट एक लूप ऐड किया है। उसके बाद हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को दो उसके बाद हम इन दो फेसेस को सेलेक्ट करेंगे और देन एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड करते हुए की फेस टुगेदर ऑफ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वर्टेक्स मोड पे जाएंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर मैनुअली ट्वीक करके शेप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन हम एक्सट्रूड करेंगे इस फेस को और इस फेस को, क्योंकि हमें इसकी डेप्थ क्रिएट करनी है। एक्सट्रूड, थोड़ा सा इसको मूव कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे थोड़ा अंदर की तरफ ताकि वो विंडो का एक पार्ट हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएं। आपके पास एक बेसिक विंडो का शेप तैयार है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विंडो का अगर आप देखें बॉटम वाला जो पार्ट है जो कि थोड़ा सा बाहर यूजुअली निकला हुआ होता है, उसके लिए करेंगे ये कि ये नीचे वाला एक फेस ले लेंगे, राइट क्लिक होल्ड रखें, फेस पे आ जाएं, सेलेक्ट करें एक्सट्रूड, इसको आप एक्सट्रूड कर लें। ठीक है, एक्सट्रूड कर लिया आपने। देन हम अगर देखेंगे रेफरेंस इमेज के अंदर तो ये साइड से थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो हम इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि साइड्स के फेसेस हैं। अगेन एक्सट्रूड, और इनको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, हमने इनको एक्सट्रूड कर लिया। उसके बाद ये तीनों फ्रंट के जो फेसेस हैं इनको अगेन हम एक्सट्रूड कर लेंगे ताकि वो एक जो फील आती है विंडो के नीचे वाला जो पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वो चीज़ आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी एक विंडो का बेसिक शेप तैयार है। इसका एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जस्ट एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव ले लेंगे, क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। क्यूब को हम स्केल कर लेते हैं और उसको प्लेस कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ ताकि हमें
उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रोपोर्शन का सही आइडिया रहे। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम कि इस क्यूब को, हमने पढ़ा था बेवल्स के बारे में, हम इसको बेवल कर लेंगे। इसके सेगमेंट्स ऐड कर लें आप। सेगमेंट्स 3 बहुत होते हैं, 3 सेगमेंट्स बहुत होते हैं। इसकी स्पीड स्लो कर लें फ्रैक्शन की। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से एक पॉलीगॉन सेपरेटली बना के इसके नीचे ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका सिंगल मैश है, यानी कि सिंगल ज्योमेट्री, आपने जस्ट एक्सट्रूड कर करके उसको बना दिया। ठीक है। सेकंड जो मेथड है उसमें हमने विंडो अलग रखी है और उसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो हमने अलग रखा है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, विंडो का हमने बेसिक शेप बना दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि विंडो का अपर पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है लोअर पार्ट से, तो हम इसको मजीद नीचे कर सकते हैं ताकि वो एक फील आ जाए अपर और लोअर पार्ट की। मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं विंडो के अपर और लोअर को सेपरेट रखूंगा ताकि मुझे इसकी टेक्सचरिंग में या यूवीस में, जो कि हम फर्दर आगे प्रोसेसेस देखेंगे, उसमें हमें इतना प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया अपने मॉडल के ऊपर। मैंने लेयर में सारी चीज़ें रखी, हाइड कर दी थी ताकि मुझे बार बार अपने मॉडल को हाइड अनहाइड ना करना पड़े। अभी हमने जो विंडो बनाई है ये मुझे कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ों से थोड़ी बड़ी लग रही है, तो हम इसके मजीद प्रोपोर्शंस आगे देख सकते हैं। हमारे पास अभी भी मार्जिन है इसके प्रोपोर्शंस देखने का। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है बॉटम वाला, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, हमने इसको एडजस्ट कर लिया। और बॉटम वाले पार्ट को अगेन एडजस्ट कर लेंगे, पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी ऊपर की जो विंडो है वो हम बना लेंगे। फ्रंट की जो विंडो है ये थोड़ी छोटी विंडो है, इसको स्केल डाउन कर लें। फोर प्रेस करके देखते रहें बार बार। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी विंडो जो है वो प्रॉपर शेप में आ चुकी है, या आपको उसका शेप चेंज नहीं करना, तो उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं बता देता हूँ कि हम विंडो के बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम बेवल कर लेते हैं। मॉडलिंग टूल किट, बेवल्स। ठीक है, बेवल करने से आप देखेंगे कि आपकी जो विंडो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक शेप ऐड हो गया है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम करके इसके अंदर सेगमेंट ऐड कर दूं, तो ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स जो हैं इसके राउंड हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसके सिलेक्शन लेते वक्त आप इसके ये साइड वाले कॉर्नर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। ये वाले अंदर के जो एज लूप्स हैं ये भी आप सेलेक्ट करके बेवल्स कर सकते हैं, बट अभी हम इसको नहीं करेंगे बेवल। मैंने जस्ट आपको एक समझाने के लिए बात बताई है। इसी तरह से जो मेरी ये वाली विंडो है हम इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम रीड करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर 2 डिफरेंट डिविजन्स होने चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि मैं कॉर्ड ड्रॉ से सबसे पहले तो इसके अंदर 2 डिविजन्स ऐड करता हूँ। फिर मैं इसके 2 फेसेस सेलेक्ट करके इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। कीप फेस टुगेदर ऑफ। उसके बाद एक्सट्रूड कर लें यहाँ से, या हम इसको ऑफसेट कर लेंगे। देन अगेन इसको एक्सट्रूड कर लें और थोड़ा सा अंदर की तरफ को पुश कर दें ताकि वो जो डेप्थ वाला पार्ट है, यानी कि जो ग्लासेस लगे हुए हैं,
वो आपको फील हो जाए। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं एक्सट्रूजन के। आपको जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को रीड करना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे एक्सट्रूजन डिमांड कर रहा है। ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बहुत ही बेसिक विंडो क्रिएशन बताई है, और हम इसको आगे अपने दूसरे लेक्चर्स में रिफाइन करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अपने डोर को हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, और हाउस का जो एक्सटीरियर है उसको किस तरह से रिफाइन किया जा सकता है। ओके, सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अपनी डोर को और दूसरी चीज़ों को हम रिफाइन कर सकते हैं। लेआउट से आगे बढ़ते हैं और मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में लेआउटिंग के अंदर डोर की एक प्लेसमेंट छोड़ी थी, हम उसको रिफाइन करने लगे हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से अपने मॉडल को बेहतर कर सकते हैं और उसकी क्या क्या मजीद स्टेप्स हो सकते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने डोर की तरफ से। हम सबसे पहले डोर के जो चौखट है, हम इसको मॉडल करना स्टार्ट करते हैं। मैं फिलहाल ये दो सपोर्टिंग जो बार्स लगाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और जो मेरी ये डोर के अपर जो एक ऑब्जेक्ट है, चौखट जिसको हम कह सकते हैं, हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमें दो एज लूप्स ऐड करने हैं, वो भी बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड। उसका तरीका ये है कि आप मैश टूल्स पे जाएं, इंसर्ट एज लूप के ऑप्शंस लें, और यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज सेलेक्टेड होगा। आप इसमें से मल्टीपल एज लूप सेलेक्ट करें, और उसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन होगा यूज इक्वल मल्टीप्लायर, इसको चेक कर दीजिएगा। अगर ये अनचेक होगा, नंबर ऑफ एज लूप्स यहाँ पे 2 कर दीजिए, और उसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे एज के ऊपर तो वो इक्वली 2 एजेस ऐड कर देगा। देन हम स्केल टूल लेते हैं, स्केल से हम इन दोनों एजेस को स्लाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएं, फेस मोड पे आ जाएं, अगेन दो नीचे के एजेस को सिलेक्ट करें, एक्सट्रूड, स्लाइड कर लें एक्सट्रूड को नीचे तक। ठीक है। उसके बाद हम इन दो तीन फेसेस को सेलेक्ट करके अगेन एक्सट्रूड मारते हैं, क्योंकि रेफरेंस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ओके। देन हम इन दो फेसेस को और इन दो फेसेस को एक्सट्रूड करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसकी जो थिकनेस है वो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेशली इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो उसको थोड़ा सा मूव कर लें, और अगेन फिर आप इसको थिन कर लें, थोड़ा इसको अंदर की तरफ मूव कर लें। ओके। देन क्रिएट करते हैं एक क्यूब, क्रिएट कर लिया। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आइसोलेट कर लूंगा। ओके, आइसोलेट से हटा दें। उसके बाद अगर मैं डोर की थोड़ी सी डायमेंशन देखूं तो मेरे डोर के बीच में ये दो अलग अलग कुछ डिजाइन से बने हुए हैं। तो ट्राई करते हैं हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। अगेन उसके लिए हमें स्लाइस ऐड करनी पड़ेगी। देन उसके बाद दो फेसेस लेके हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। की फेस टुगेदर ऑफ, ऑफसेट कर लें इसको अंदर की तरफ, 0.03 वैल्यू। अगेन एक्सट्रूड कर लें।
और इतना ऑफसेट कर लें जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब आप देखेंगे आपके पास बीच में ये इस किस्म का एक फेस आ चुका है जो हमें शेप चाहिए था। सेलेक्ट कर लें इन सबको, अगेन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड अंदर की तरफ को मूव कर दें, तो आपके डोर का शेप रेडी है। इसका स्केल हम सेट कर लेंगे वर्टिसेस को मूव करके। चलें देखते हैं हम अपने हाउस के एक्सटीरियर को किस तरह से और मजीद बेहतर कर सकते हैं। लेआउट से बाहर निकालते हैं इसको, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अगेन अपनी मॉडल्स को हाइड करके चेक करें सारी चीज़ें। हाउस का जो बेसिकली शेप है या जो इसका शेल है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये काइंड ऑफ वुडन प्लैंक्स की शक्ल में आपको नजर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा रीड करें तो ये जो लेयर्स, तो ये जो वेव्स जा रही हैं, ये प्लैंक्स काइंड ऑफ इन्होंने रख के इसको मॉडल किया हुआ है या इसको प्लैंक्स शो किया हुआ है। ओके, सो हम करेंगे ये इसके अंदर कि हम पहले तो थोड़ा सा हाउस का स्केल अप करते हैं, विथ में और डेप्थ में। ओके, हम इसको वाई एक्सेस में नहीं कर रहे स्केल। ओके, और उसके बाद आप देख रहे हैं हाउस की जो ये बॉर्डर्स हैं, जो कि ये आई थिंक ये वुडन प्लैंक्स हैं या लकड़ी का ही कोई एलिमेंट है। हम सबसे पहले इसको मॉडल कर लेते हैं। ओके, सो एक बेहतर तरीका ये होता है कि हम अपने मॉडल को लेयर में ऐड करते हैं। पी के जो बराबर में ऑप्शन है, जो कि ये एम्प्टी चेक बॉक्स है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ एक दफा तो ये टी बन जाएगा, टी फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि वो वायर फ्रेम में करके उस ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा, फिर वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, ना ही वो चेंज हो सकता है। उसमें कुछ भी एलिमेंट आप उसमें चेंज नहीं कर सकते बेसिकली। तो हम करते ये हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को टेम्पलेट करके रख देते हैं, कि जिससे हमें मॉडलिंग में ये पता चलता है कि हमारे पास इस जगह पे एक क्यूब रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली वहां प्लेस हुआ हुआ है। तो उससे हमें मेजरमेंट वगैरह के अंदर या हमें उसके एरिया के स्केलिंग के अंदर आसानी रहती है। क्यूब लेके हम उसको सबसे पहले तो ओके, सो हमने सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर पे जो एक वुड का वो प्लैंक टाइप की चीज बनी हुई है, हमने इसको क्रिएट किया। देन उसके बाद उसकी हम डुप्लीकेट लेके जस्ट दूसरे कॉर्नर पे हम इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें इसका आइडिया रहे। और उसके बाद जिस लेयर को हमने टेम्पलेट किया था उसको अगेन टी दबाएंगे, तो ये आर पे कन्वर्ट हो जाएगी। आर का मतलब ये रेफरेंस लेयर है, यानी कि अब भैया आपको ऑब्जेक्ट नजर तो आएगा लेकिन अब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको दोबारा आर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो फिर सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, हमने अपने बॉक्स को या जो भी हमारा हाउस का आउटर शेल था हमने उसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो हाउस का जो पार्ट है वो हम किस तरह से वुडन फील दे सकते हैं बेसिकली उसको। ठीक है, तो आउटर शेल को सेलेक्ट करें और आइसोलेट कर लें उसको। ठीक है,
आइसोलेट कर लें तो देखेंगे हमारे पास ऊपर और नीचे दो इसके फेसेस हैं, ये हमारे लिए यूजलेस हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास इसके बाद दो तरीके हैं कि हम इसकी वुडन फील दे दें। पहला तरीका ये है कि हमने पॉलीगॉन क्यूब ऐड किया है, प्रिमिटिव आई मीन के प्रिमिटिव हमने बना लिए बहुत सारे, ठीक है, और उसको हम प्लेस कर दें। एक तो हमारे पास मेथड ये होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें जो कि उन इनके बिटवीन जो एक डेप्थ क्रिएट करेगी। ओके, इस वक्त मैं डुप्लीकेट स्पेशल की कमांड यूज कर रहा हूँ। डुप्लीकेट स्पेशल क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्यूब ले लें, कोई भी चीज आप पहली दफा जब डुप्लीकेट करेंगे, मैंने भी क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने डुप्लीकेट की, मैंने मूव कर दी। जब तक ये सिलेक्टेड है उस वक्त तक अगर मैं शिफ्ट डी यानी कि शिफ्ट की मैं होल्ड रखूंगा और डी में प्रेस करता रहूंगा, उस वक्त तक ये इन दोनों के यानी कि जो फर्स्ट डुप्लीकेट आपने की थी उसका जो इन बिटवीन जो स्पेस था उसके स्पेस के हिसाब से ही आगे कैलकुलेट करके उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, शिफ्ट डी स्पेशल डुप्लीकेट होता है और ये बहुत काम की चीज होती है। हमने स्पेशल डुप्लीकेट करके यहाँ पे कुछ प्लैंक्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और सेम प्लैंक्स हम डुप्लीकेट कर लेंगे, इनको ग्रुप कर लें, आउटलाइनर से कंट्रोल जी प्रेस कर दें, प्रेस करके, और देन डुप्लीकेट। उसके बाद सेंटर पिवट, जो हमारा इमेज प्लेन है उसको हाइड कर दें आउटलाइनर से कंट्रोल एच, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हाउस के बॉर्डर पे जो हमने दो पॉलीगॉन्स रखे थे उसको डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ भी आप ऐड कर दें, ठीक है। ओके, तो ये आपका हाउस का एक बेसिक लेआउट से हम बेसिक मॉडल क्रिएट कर चुके हैं। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट अभी प्लेस किए हैं और उनको एक बेसिक मॉडल की तरफ लेके गए। हम थोड़ी बहुत और हम इनकी रिफाइनिंग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और इनकी फाइनलाइजेशन करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हाउ टू क्रिएट अ डोर। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अपने मॉडल के अंदर मजीद किस तरह से डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं, और देन उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे इस मॉडल को।